हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पूरा पढ़ा है डिटेल से। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, या आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप लोग सीधे चैनल में जाएंगे और बायोकेमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का 5वां कॉम्प्लेक्स होता है। आज के क्लास में हम लोग एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स को बहुत ही डिटेल से और अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। एटीपी सिंथेज एक महत्वपूर्ण एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कोशिका में एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। इसे सेल की एनर्जी करेंसी बनाने वाली मॉलिक्यूलर मशीन भी कहा जाता है। एटीपी सिंथेज एक ऐसा कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो एटीपी का फॉर्मेशन करवाता है, एटीपी बनाने का काम करता है। इसलिए इसे एनर्जी करेंसी बनाने वाली मॉलिक्यूलर मशीन भी कहते हैं, क्योंकि एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं, तो एनर्जी करेंसी बनाने वाली मॉलिक्यूलर मशीन कहा जाता है एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स को। ये जो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है, यह मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्योंकि बैक्टीरिया के पास कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया अलग से तो होते नहीं है या क्लोरोप्लास्ट अलग से होते नहीं है, इसलिए वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। इसे कॉम्प्लेक्स 5 भी कहा जाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अंतिम कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स 5 होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से भी जाना जाता है या एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ये जो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है F0 पार्टिकल, दूसरा होता है F1 पार्टिकल। ये जो F0 पार्टिकल होता है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर का क्यों होता है? क्योंकि ये मेम्ब्रेन में स्पैन होता है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर धंसा होता है, और जो मेम्ब्रेन होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, क्योंकि वहां पे लिपिड पाए जाते हैं। इसलिए F0 पार्टिकल जो होता है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वाटर को पसंद नहीं करता। F0 पार्टिकल में कुछ सब यूनिट आते हैं, जैसे A सब यूनिट होता है, बी सब यूनिट होता है, इसके अलावा बी डैश पाया जाता है, और सी सब यूनिट के 9 से लेकर 14 तक के सब यूनिट पाए जाते हैं यहाँ। F1 पार्टिकल जो होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वाटर कंटेंट भी तो होंगे। ठीक है। ऑलवेज एक्सपोज आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है, मतलब मेम्ब्रेन से बाहर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये भी मल्टीपल सब यूनिट का बना होता है, जैसे अल्फा के 3 सब यूनिट होते हैं, 3 बीटा सब यूनिट होते हैं, एक गामा और एक डेल्टा सब यूनिट होता है। इस तरीके से अलग अलग सब यूनिट होते हैं। इसको मैं अभी स्ट्रक्चर से बताऊंगा तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये रहा एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, और माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से है, ये इसके मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो ये जो अंदर वाला भाग है, ये मैट्रिक्स है, ये बाहर वाला भाग तो इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा, और ये मेम्ब्रेन हुआ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में धंसा हुआ जो भाग होता है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं F0 पार्टिकल। क्या बोलेंगे? F0 पार्टिकल। F0 पार्टिकल जो होता है एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पे ए सब यूनिट पाया जाता है। इसके अलावा ए सब यूनिट से जुड़ा हुआ F0 पार्टिकल का ही हिस्सा होता है बी सब यूनिट और बी डैश, यहाँ तक का हिस्सा। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं F0 पार्टिकल का हिस्सा। इसके अलावा यहाँ पे जो ये येलो कलर से दिखाया गया है, ये सब यूनिट पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ये सी सब यूनिट है। इनकी संख्या 9 से लेकर 14 तक हो सकती है। तो F0 पार्टिकल में क्या क्या पाया जा रहा है? सी सब यूनिट जिनकी संख्या 9 से लेकर 14 तक है, एक ए सब यूनिट है जो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, और ए सब यूनिट से जुड़ा हुआ बी और बी डैश सब यूनिट पाए जाते हैं। इस वाले रीजन को बोलते हैं हम लोग F1 पार्टिकल। ये जो F1 पार्टिकल होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। यहाँ पे एक पाया जाता है गामा सब यूनिट। ये जो गामा सब यूनिट है, ये इधर F0 पार्टिकल से कनेक्ट होता है, और इधर F1 पार्टिकल से भी कनेक्ट होता है। मतलब ये F1 पार्टिकल का हिस्सा है, पर F1 और F0 पार्टिकल को कनेक्ट करने का काम करता है। F1 पार्टिकल में एक गामा सब यूनिट के अलावा
3 अल्फा सब यूनिट होते हैं जो यहाँ येलो कलर में दिखाए गए हैं, 3 अल्फा सब यूनिट हैं। इसके अलावा 3 बीटा सब यूनिट होते हैं, ये रहे बीटा सब यूनिट, ठीक है? और एक होता है डेल्टा सब यूनिट। ये जो डेल्टा सब यूनिट है, ये यहाँ पे F1 पार्टिकल के साथ अटैच है, साथ में F0 पार्टिकल के B सब यूनिट के साथ और B डैश सब यूनिट के साथ भी अटैच होता है। ये इस तरह से क्यों अटैच होता है? क्योंकि इसको स्टेबिलिटी प्रदान करना है। केवल गामा सब यूनिट से अटैच होते हैं F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल, तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। तो इसको और ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए ये जो डेल्टा सब यूनिट है, जो F1 पार्टिकल है, वो F2 पार्टिकल B और B डैश से अटैच होता है, ताकि रोटेशन के दौरान भी ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल बना रहे। यहाँ पे होता क्या है देखिए, जब यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, यानी कि H+ आयन का ग्रेडियंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा H+ आयन बन जाते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर पंप किए जाते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस में प्रोटॉन। तो बाहर इंटरसेल्यूलर स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है, ये हमने देखा था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, ताकि ये ज़्यादा समझ में आए आप लोगों को। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट इंटरसेल्यूलर स्पेस में बन जाता है, तो प्रोटॉन इस ए सब यूनिट में से होकर के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है। जब प्रोटॉन ए सब यूनिट में से होकर के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है, तब इस प्रोटॉन के मोटिव फोर्स के कारण इस सी सब यूनिट में रोटेशन होता है। अब सी सब यूनिट में रोटेशन होगा तो सी सब यूनिट घूमेंगे, तो सी सब यूनिट से कनेक्ट है गामा सब यूनिट, तो गामा सब यूनिट भी घूमेगा। गामा सब यूनिट के घूमने पर ये जो ऊपर में बीटा और अल्फा सब यूनिट है, ये भी रोटेट होंगे। और इस बीटा सब यूनिट और अल्फा सब यूनिट में यहाँ पे अलग-अलग साइट होते हैं, जिसको आगे मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ओपन साइड, लूज बाइंडिंग साइड और टाइट बाइंडिंग साइड होते हैं, जहाँ एडीपी और आईपी को पकड़ा जाता है और उसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये रोटेशन के साथ ही कन्वर्ट होते हैं। कैसे होते हैं आगे मैकेनिज्म जब देखेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का रोटेशन होता है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में ये जो साइट है, ये है ओपन साइट, जिसको O से दर्शाया गया है। यहाँ पे L से दर्शाया गया है लूज बाइंडिंग साइट को, और यहाँ पे T से दर्शाया गया है टाइट बाइंडिंग साइट को। तो 3 साइट हैं, ओपन साइट, लूज बाइंडिंग साइट और टाइट बाइंडिंग साइट। ये जो बाइंडिंग साइट मैंने यहाँ दर्शाया है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अल्फा बीटा सब यूनिट जहाँ पाए जाते हैं ना, वहाँ पे। तो यहाँ पे बीटा सब यूनिट को मैंने दर्शा भी दिया है। अब आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये जो ओपन साइट है, एक खुला साइट है, तो यहाँ पे एक एडीपी आकर बाइंड हो जाता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर बाइंड होता है। क्योंकि ये ओपन साइट है तो यहाँ आकर बाइंड हो सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी एडीपी और आईपी आकर बाइंड होते हैं, क्योंकि ये ओपन साइट होता है, तो यहाँ पे एडीपी और आईपी बाइंड होते हैं। अब क्या होता है, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के ए सब यूनिट में से एक प्रोटॉन पास होता है। जैसे ही एक प्रोटॉन पास होगा, इनमें रोटेशन होगा। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ से प्रोटॉन जैसे ही पास होता है एक प्रोटॉन, इस सी सब यूनिट में 120 डिग्री रोटेशन होता है। तो गामा सब यूनिट भी रोटेट करेगा और ये अल्फा बीटा सब यूनिट भी रोटेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से कनेक्ट है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये इस तरीके से 120 डिग्री रोटेट होता है। अब 120 डिग्री रोटेट होगा तो क्या होगा, ये जो ओपन साइड था वो इधर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ओपन साइड, इधर हो गया टाइट बाइंडिंग साइड और इधर हो गया लूज बाइंडिंग साइड। इस तरीके से ये साइड चेंज हो जाते हैं। जब साइट चेंज होंगे तो ये जो एडीपी प्लस आईपी थे, ये ओपन साइट में बाइंड थे, ये लूज बाइंडिंग साइट पर आ जाते हैं। मतलब अब जो ओपन साइट में रैंडमली बाइंड थे, वो थोड़े अच्छे से बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे से, पर लूजली बाइंड होते हैं। अब उसी तरीके से दूसरा प्रोटॉन पास होगा। जब दूसरा प्रोटॉन एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स में से पास होगा तो फिर से 120 डिग्री इधर रोटेट होगा। तो 120 डिग्री रोटेट होगा तो यहाँ जो ओपन कॉम्प्लेक्स था वो इधर आ जाता है और लूज कॉम्प्लेक्स इधर आ जाएगा। तो लूज कॉम्प्लेक्स आ चुका है यहाँ पे, यानी कि लूज बाइंडिंग साइट आ गया है यहाँ पे, ओपन बाइंडिंग साइट यहाँ पे और टाइट बाइंडिंग साइट इधर आ गया है। तो अब जो एडीपी और आईपी थे वो टाइट बाइंडिंग साइट में आ चुके हैं। जैसे ही एडीपी और आईपी टाइट बाइंडिंग साइट में आते हैं, ये एडीपी और आईपी आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाते हैं एटीपी। इस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन पास होता है तो फिर से 120 डिग्री रोटेट होता है। तो ये जो बना हुआ एटीपी है, ये वापस से ओपन साइट पर आ जाता है, क्योंकि ये फिर से रोटेट होंगे ना। तो इधर ओपन साइट आ जाएगा और इधर टाइट बाइंडिंग साइट, इधर लूज बाइंडिंग साइट, जैसे फर्स्ट पोजीशन में था वैसे। तो यहाँ पे
एटीपी ओपन बाइंडिंग साइट पर आ जाता है। अब 3 प्रोटॉन पास हो चुके हैं। चौथा प्रोटॉन जैसे ही एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स में से होकर गुजरता है, ये जो एटीपी है ये इस ओपन साइट से रिलीज हो जाता है, ओपन साइट से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से एटीपी का कंप्लीट फॉर्मेशन होकर एटीपी रिलीज भी हो जाता है। तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन के पास होने पर एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। आसान है, बस यहाँ पे रोटेशन को समझना है। अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। पहला है सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन। सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करता है मतलब एटीपी के सिंथेज करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है। मसल्स कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। बायोसिंथेसिस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हुए। इसके अलावा कुछ इसका इनहिबिटर्स देख लेते हैं कि ये जो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है इसका इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं। एक है ओलिगोमाइसिन। ये जो ओलिगोमाइसिन है ये F0 चैनल को ब्लॉक करता है, यानी जो F0 पार्टिकल है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे रोटेट ही नहीं होगा और एटीपी का सिंथेसिस नहीं होता है। DCCD ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट को रोकता है। जो DCCD है ये प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट को रोकता है, यानी जो इंटरसेल्यूलर स्पेस में है प्रोटॉन उसको मैट्रिक्स के अंदर जाने से रोकता है। वेंटुरिसिडिन ये जो होता है एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, यानी जो फ्लिप फ्लॉप साइट हैं बीटा और अल्फा सब यूनिट है उनको ब्लॉक करता है। इन इनहिबिटर्स को भी आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। जो लोग इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।